हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का अर्थात रसायन शास्त्र का पार्ट 3 धातु एवं अधातु को इसका ऑब्जेक्टिव समझेंगे और इसमें कुछ सब्जेक्टिव्स के भी गुण जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस रसायन शास्त्र के पार्ट 3 धातु एवं अधातु के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को निरंतर हमेशा देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज क्वेश्चंस जो है इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप 10 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10 क्वेश्चन को लगा कर देखिए कि आपने इसमें कितना सही बनाया। अगर आपने इसको 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 में 10 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आप जो है कमेंट में लिखिए कि सर हमने आज 10 में 10 क्वेश्चन को सही बनाया है। ठीक है, अब तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिका यानी कि इसको सिलिकॉन कहते हैं, क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है या नॉट, इनमें से कोई नहीं है। सिलिका जिसको हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं। तो सिलिकॉन का सबसे पहले जानिए कि सिलिकॉन का या सिलिका का सबसे पहले चिप होता है ना, मोबाइल में चिप, वो इसका बनता है। सिलिकॉन या सिलिका का क्या होता है? चिप। मोबाइल में जो चिप लगाया जाता है वो चिप का निर्माण भी जो है सिलिकॉन या सिलिका से बनता है। ठीक है, तो इसमें जानना है कि यह क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो सिलिकॉन जो होता है वो उपधातु होता है। तो बताइए उपधातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब क्या होता है और अधातु का मतलब क्या होता है? देखिए, धातु का मतलब हम लोग वो ये जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, जिसमें चमक हो। ठीक है, जिसमें चमक हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उसको हम लोग धातु कहते हैं। अधातु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो, जिसमें चमक ना हो तो उसको हम लोग अधातु कहते हैं। और उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण समाहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो सिलिकॉन जो है अर्थात सिलिका जो है वह उपधातु है। तो चैप्टर का नाम ही है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो हम लोग धातु के बारे में भी जान गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, जिसमें चमक हो। ठीक है, जिसका, और इसमें अधातु में जान गए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो, जिसमें चमक ना हो तो वो अधातु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान गए कि सिलिका यानी कि सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितना होती है? 14 होता है। और इसमें सिलिकॉन का जो सूत्र होता है SI होता है। क्या होता है? SI। इसमें 14 इसका परमाणु संख्या है। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इतना चीज़ इसमें जाने। ठीक है, तो सिलिकॉन का सूत्र क्या होता है? SI। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 14। तो आगे क्वेश्चन देखा जाए, जिस तार से आपके घरों तक बिजली जाती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? जिस तार से आपके घरों तक जो बिजली जाती है, उस बिजली जो जाता है उसके ऊपर जो एक परत चढ़ा रहता है, जो प्लास्टिक टाइप का लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वो क्यों लगा रहता है? ताकि उसमें से आपके बाहर में जो व्यक्ति छुए उसको करंट न लगे। करंट से बचने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो छूने पर व्यक्तियों को वो व्यक्तियों के शरीर में धारा न प्रवाहित हो, व्यक्तियों को करंट न लगे, उसके लिए ऊपर में जो है उसके ऊपर कवर किया हुआ रहता है। तो उसको कहते क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड की वो ऊपर परत चढ़ी रहती है, कि कॉपर क्लोराइड की चढ़ी रहती है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की चढ़ी होती है, कि मैग्नीशियम की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पर है कि आपके घरों तक बिजली जो जाती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? तो उसमें जो परत चढ़ी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। जो प्लास्टिक टाइप का देखने में लगता है, ऊपर जो कवर रहती है तार के ऊपर, वो कौन सी रहती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु कौन सा है?
सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? आघातवर्ध का अर्थ क्या होता है? आघातवर्ध का अर्थ होता है कि किसी धातु को पीट पीट कर इतना पतला चादर बना दिया जाए कि लगे वो कागज जैसा समान हो गया हो। आघातवर्धयता का मतलब होता है कि कोई ऐसा धातु जो पीट कर उसको एकदम पतला से पतला चादर बना दिया जाए, इतना पतला बना दिया जाए कि वो कागज जैसा भी अगर चाहे तो वो कागज जैसा भी हल्के पतला पन्ना के रूप में बन सकता है। तो वैसा धातु जो पतले कागज के समान पतला एकदम चादर बन जाए, तो उस जो प्रक्रिया है उसमें वो कौन सा धातु है कि उसको उतना पतला बनाया जा सकता है? तो वैसा क्या चांदी को बनाया जा सकता है, सोना को बनाया जा सकता है, टीन को कि पीतल को? तो कहा जाता है कि सबसे अधिक अगर चाहेंगे तो किसी भी धातु को सबसे पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, तो वह धातु आपका क्या है? सोना है। सोना को हम चाहेंगे जितना भी पतला बनाने के लिए उतना पतला बना सकते हैं। ठीक है, कागज के जो पन्ना कैसे पतला होता है उसी तरह से सोना को बनाया जा सकता है। तो वो गुण जो कहलाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। वो गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता गुण कहलाता है। तो कौन सा चीज होगा? सोना। तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? अब बात आ गया तन्य धातु का। सर्वाधिक जो है तन्य धातु कौन सा है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो तन्य का अर्थ होता है कि जिसको हम खींचकर कोई वैसा धातु को खींचकर पूरे लंबा, जितना लंबा चाहे उतना लंबा तक कर सकते हैं। अब जैसे कहा गया है कि सोना एक वैसा तन्य धातु है जिसको 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा धागा के समान बनाया जा सकता है। कितना? मात्र 1 ग्राम सोना से कितना? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा पतला धागा के समान बनाया जा सकता है। किसको बोले? तन्य। तो तन्यता का गुण क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसको पतले धागा की समान लंबाई में बनाया जा सके। तो सोना ही एक वैसा तन्य जो धातु है जिसको पतला तन्यता के आधार पर पतला धागा के रूप में बना सकते हैं। तो इसमें चांदी दिया है, सोना दिया है, टिन दिया है, तो पीतल। तो तन्य धातु का अर्थ क्या समझ गए कि जिसकी हम लंबाई पतले धागे के रूप में जितना लंबा चाहे उतना लंबा तक कर सकते हैं। तो सोना 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी धागा का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे तन्य कौन सा धातु हुआ? सोना हुआ। अगला क्वेश्चन आता है कि शुद्ध सोने कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट। देखिए, शुद्ध जो सोना होता है, शुद्ध सोना एक्चुअली वो 24 कैरेट का होता है, जिससे हम लोग चाह कर गहना या आभूषण नहीं बना सकते हैं। क्योंकि शुद्ध सोना से जब गहना और आभूषण का निर्माण किया जाएगा तो उसको पहनने के बाद वो गहना आभूषण अगर रात में किसी कारण से पहनकर सो गए तो वो क्या होगा? चमड़ा ममड़ा के खत्म हो जाएगा, बर्बाद। कान के मान कर चलिए कनवाली बन गया, नाक के नथिया बन गया, शुद्ध सोना 24 कैरेट का बन गया, तो उसको लगाकर सोएंगे तो सारा आभूषण जो है चपटा जाएगा, क्योंकि बहुत काफ़ी मुलायम होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए उस 24 कैरेट के सोने को 22 कैरेट का सोना कर दिया जाता है, यानी कि 2 कैरेट उसमें जोड़ दिया जाता है, चांदी और तांबा, तब जाके 22 कैरेट का सोना बनता है, जिससे वो आभूषण का निर्माण किया जाता है। लेकिन शुद्ध कैरेट का जो सोना का बात कहेगा तो उसका आंसर होगा 24 कैरेट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने लिखा है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट। तो हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध सोना का जो है कैरेट करेंगे 24 कैरेट। लेकिन इसमें प्रश्न अगर आ जाता है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो इसका आंसर होगा क्या आंसर होगा? हाँ, क्या आंसर होगा बाबू? 22 कैरेट होगा। आंसर क्या होगा? आभूषण बनाने के लिए यानी कि ज्वेलरी गहना बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन में रहेगा कि 22 कैरेट के सोना में क्या क्या धातुएं मिलाए रहते हैं? तो उसमें चांदी और क्या? तांबा को मिलाया जाता है। ठीक है, तो आगे
अगला क्वेश्चन जानेंगे 6वां नंबर। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? वैसा धातु का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क कराया जाएगा तो ये मैग्नीशियम दहन करके 2MgO का निर्माण करता है, जो कि जलने के बाद इसमें से जो दहन निकलता है वह श्वेत ज्वाला के रूप में निकलता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब आपस में दहन करेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जब इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण होता है वह जो होता है चमकदार श्वेत ज्वाला के रूप में होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है बाबू? तो क्या बताइएगा? मैग्नीशियम। क्या बताइएगा बाबू? मैग्नीशियम। वैसे भी मैग्नीशियम का रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराया जाता है तो क्या बनता है? क्वेश्चन ये आता है। मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जब जलाया जाता है अर्थात दहन कराया जाता है तो क्या बनता है? क्वेश्चन आता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोलिए क्या बनता है बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोलिए क्या बनता है बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी में, नोट्स बुक में आप कॉपी में सारा चीज़ लिखा कीजिए। जो भी चीज़ बात बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुना कीजिए और कॉपी में उसको उतार लिया कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कह रहे कि कौन सा जो धातु है तार के रूप में हम लोग उसको उपयोग करते हैं, घरों में उसका यूज़ किया जाता है, वो कौन सा ऐसा धातु है? तो कह रहे हैं कि कॉपर का यूज़ किया जाता है, कि मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है, कि कैल्शियम का यूज़ किया जाता है, कि लेड सीसा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग ही समझ कर बताइए कि क्या हम लोग कॉपर का यूज़ धातु के तार के रूप में घरों में करते हैं, या मैग्नीशियम का करते हैं, कि कैल्शियम का करते हैं, कि लेड का करते हैं? सीसा मतलब लेड मतलब सीसा का। कॉपर मीन्स तांबा, तो तांबा का ना यूज होता है घरों में तो तांबा के तार का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कौन सी धातु के रूप में उपलब्ध किया जाता है? तो धातु के तार के रूप में हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? ठीक है, तो आगे देखा जाए। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो हम आपको बताए हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जिसमें चमक होती है, ठीक है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, वो सारा चीज़ धातु कहलाता है। ठीक है, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए, हाइड्रोजन ये तो गैस हो गया, ठीक है, जड़ेन ये जस्ता धातु हो गया, मैग्नीशियम धातु हो गया, एफी लोहा धातु हो गया। तो अधातु है, कौन सा अधातु है? तो हाइड्रोजन गैस जो है क्या है बाबू? यहाँ पर अधातु है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर अधातु हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं आवारा तत्व। इसको क्या कहते हैं? आवारा तत्व। आवारा नाम सुनकर कोई दूसरा मन में विचार तो नहीं हो रहा है? आवारा लफुआ कहा जाता है? नहीं, आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है, कौन आवारा तत्व है? ऑप्शन में ये सब दे देगा या और कोई दे देगा। तो हाइड्रोजन जो होता है बाबू वो आवारा तत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह, स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु की बनी होती है। वो क्या होती है? धातु की बनी होती है। क्यों? क्योंकि धातु की घंटी कठोर होती है, ठीक है, धातु की घंटी ठोस होती है, और धातु के घंटी में एक और गुण होता है, जो गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, उस गुण को हम लोग सोनोरस कहते हैं, चालक है, तन्य है, आघातवर्ध्य है। तो वो स्कूल में जो घंटी लगाया जाता है किस गुण के कारण लगाया जाता है कि थोड़ा सा उसमें इसे टन मनी मारे तो लगे कि पूरा ज़्यादा देर तक टन का आवाज़ हर एक बच्चों के कानों में जाए।
आखिर उसके अंदर क्या गुण होता है उस धातु के अंदर कि वो चीज़ लगाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए, सोनोरस का गुण होता है। किस चीज़ का गुण होता है? सोनोरस, ताकि ज़्यादा मात्रा में धातु जो है ज़्यादा मात्रा में आवाज़ को फैलाए, तो वह क्रिया जो कहलाती है सोनोरस कहलाती है। तो स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह जो है सोनोरस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोनोरस, ताकि वो घंटी का आवाज़ स्कूल के सारे बच्चों के कानों तक आराम से आसानी से पहुँचे, तो वह गुण जो कहलाता है सोनोरस कहलाता है। इसीलिए धातु की घंटी को, यानी कि घंटी जो होती है धातु की होती है और उसका उपयोग स्कूल में घंटी के रूप में किया जाता है। ठीक है बाबू, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी है यहाँ पर धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? एंटीमनी क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है कि क्या है? मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जानिएगा उपधातु होता है। एंटीमनी क्या होता है बाबू? उपधातु होता है। और उपधातु को हम परिभाषा भी क्या होता है? जिसमें धातु का गुण और अधातु का गुण, दोनों गुण जिसमें रहता है वो उपधातु कहलाता है। तो एंटीमनी जो है अधातु है। ठीक है, इसलिए आपने ये 10 क्वेश्चंस को देखा, आपको 10 क्वेश्चन से कैसे लगा कमेंट में प्लीज़ लिख कर बताइए कि सर जी हमको जो वीडियो जो आप 10 क्वेश्चन देखे 10 क्वेश्चन अच्छा लगा, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।